गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय हम पाठ 11 पढ़ रहे हैं। पाठ 11 का 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 का जो तीसरा भाग है। इससे पहले अभी हमने असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा इन राज्यों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए आज हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता है, मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है समाप्ति, उत्तरार्ध मतलब उत्तरार्ध, उत्तर अर्ध, हाँ, समाप्ति कहा जाएगा यहाँ पर। मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी की समाप्ति में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद था उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। इसके ही आधार पर इसका नाम मणिपुर पड़ गया, मणिपुर पड़ गया। इस राज्य की जनसंख्या का लगभग 60% घाटी में है, 60% लोग घाटी में रहते हैं और 40% पहाड़ी क्षेत्रों में है, और 40% लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पाड़ते जनजातियों का कब्जा है, तो मैदानी में मेइती का, ये वहाँ के लोगों की जातियाँ हैं, जनजातियाँ कही जाती हैं ये, ठीक है। आगे है, इस प्रदेश की मुख्य भाषा मेइती लॉन है। इसी को मणिपुरी का नाम भी दिया गया है। मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। वहाँ की जो संस्कृति है वो बड़ी समृद्ध है। यहाँ की हिंदू जनसंख्या वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु को मानने वाले धर्म। कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी क्षेत्र में जन जन में व्याप्त है। व्याप्त मतलब फैली हुई है। मणिपुरी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भी इसका प्रमुख स्थान है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। नाट्य प्रस्तुति का अर्थ होता है नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। इसके परिधान और नर्तक की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह अनोखी होती है। केरल की जो नृत्य परंपरा है, केरल में जो नृत्य होता है उसे कथकली कहते हैं, तो उसी से तुलना करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि इसके परिधान और नर्तक की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह अनोखी होती है। यह अत्यंत कोमल, भाव प्रधान और गौरवमय नृत्य शैली है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंद दास जैसे भक्त कवियों की रचनाएं ही ज़्यादातर इसके साथ गीत के रूप में गाई जाती हैं। तो जब वहाँ पे ये नृत्य परंपरा जो है, जब ये देखी जाती है, तो वहाँ पर जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंद दास जो ये भक्त हैं, इन लोगों की रचनाओं के साथ ही वहाँ पर इस नृत्य परंपरा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई मणिपुर की। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल, अरुण का मतलब होता है सूर्य और अचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। अचल मतलब पर्वत, यानी वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति और नस्लों की जितनी विविधता है उतनी पूरे एशिया में अन्यत्र कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी मूल की है। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी की है, उसी मूल की है। यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान, गिनती व पहचान का काम भी बहुत कठिन है। प्रायः हर जनजाति की अपनी अलग अलग भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर लगभग 66.25 66.25% है। राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और असमी है। यहाँ पर हिंदी और असमी भाषा बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खूब प्रचलन में है।
लेकिन वहाँ पर अंग्रेजी भी खूब बोली जाती है। अरुणाचल में लोग बुनाई कला में माहिर हैं। बुनाई कला मतलब बुनने का सामान बनाने में, हाथ से जो बुना जाता है। और हर जनजाति की बुनाई की अपनी विशिष्ट शैली है। हर जाति की अपनी वहाँ जो कपड़े बुनने की शैली है सबकी अलग अलग है। तो ये तो बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, जिसके बारे में आपने जाना कि अरुणाचल हमारे देश में वह पहला राज्य है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी जो है वो अरुणाचल में पहुँचती है, इसके बाद फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों में पहुँचती है। आइए बात करेंगे सिक्किम की। सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक और प्रमुख राज्य है सिक्किम। फिर से देखेंगे, सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक और प्रमुख राज्य है सिक्किम। यह गोवा के बाद देश का सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य गोवा है और उसके बाद सिक्किम है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार गुरु रिम्पोछे नाम के एक बौद्ध संत ईसा की 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए थे। उस समय वहाँ कोई राजा नहीं था। उन्होंने क्षेत्र में रहने वालों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दीक्षा मतलब ज्ञान, बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उत्तर पूर्व का यह अकेला नेपाली बहुल राज्य है। नेपाली बहुल मतलब जहाँ पर नेपाली लोगों की अधिकता हो। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ 11 सरकारी भाषाएं हैं जिनमें नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है और उसके अलावा भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरुंग, मंगर, शेरपा, तमांग, सुमवर को भी मान्यता प्राप्त है। ये वहाँ की भाषाएं हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरुंग, मंगर, शेरपा, तमांग, सुमवर, ये भी वहाँ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संपर्क भाषा। ठीक है, राजधानी गंगटोक एकमात्र बड़ा शहर है। गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक में स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धर्म और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। तिब्बत के लोगों का जो साहित्य है और वहाँ का जो शिल्प है, शिल्प कला, हाँ, ये उसका अनूठा भंडार है। समुद्र से लगभग 5,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरतासी नामग्याल ने 1958 में की थी, 1958 में की थी। यहाँ तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिष के अलावा लेप्चा और संस्कृत की भी बहुत सी पांडुलिपियाँ हैं। यहाँ पर जो है संस्कृत की, इसके अलावा लेप्चा और संस्कृत की भी बहुत सी पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपि होती हैं जिनमें जो है प्राचीन ज्ञान संकलित होकर के रखा हुआ है। गंगटोक से कुछ दूर स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। गंगटोक से कुछ दूर स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। एंचे मठ का अर्थ है एकांत मठ। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है जहाँ से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। वहाँ से क्या दिखाई देता है? जो दुनिया की सबसे तीसरे नंबर की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, यहाँ से वो दिखती है। पारंपरिक गुम्पा नृत्य सिक्किम का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। तो अभी हम जो है सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र थे उन सभी राज्यों से संबंधित जो है बातें यहाँ पर सीख रहे थे। वहाँ की जो सांस्कृतिक जीवन है लोगों का, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ की शिल्प कला के बारे में, ये सारी जो है जानकारी अभी हम सेवन सिस्टर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। आशा करता हूँ कि सेवन सिस्टर्स के बारे में जो भी अभी आपने पढ़ा
हाँ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, असम और मेघालय, इन सब के बारे में आपने जानकारी एकत्रित की। और ये कह लीजिए कि आपने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से सेवन सिस्टर्स की सैर कर ली, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारियाँ जो है आपने हासिल की। इसके अलावा वहाँ की सांस्कृतिक जीवन, वहाँ की भाषाएं, वहाँ की जो है शिक्षा व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी आपने जाना। तो आशा करता हूँ कि ये जो पाठ है अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, बारी आपकी है। कठिन शब्द आप लिखेंगे और कठिन शब्द के साथ साथ इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ भी अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लिखावट में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।